अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अब जो आप लोगों के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर उसके बाद आएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस हाई लेवल में जा सकते हैं, जिसमें ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ओके तो मतलब यहाँ लॉट्स मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ट्विस्टिंग की, हाई लेवल की। और ये नई नई सी ब्रांचेस हैं और इसमें मतलब जो इधर उधर क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं वो इन सब टॉपिक से बन सकते हैं। तो कीप योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ओके, और रहेगा एनसीईआरटी में ही, लेकिन उसका लेवल जरूर जा सकता है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से करके रखिए। आप लोगों को 2 शीट ऑलरेडी मिली हुई है 50 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन की। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर कॉमन मिलेंगे, जैसे पहले ही क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये है कि हाँ उसके थ्रू हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इसलिए रिपीटेशन में लिया है कुछ चीज़ें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अबव क्रॉस वॉज परफॉर्म बाय टू शो। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? ये मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लिंकेज को समझने के लिए किया था, और किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो कि जब हम रिकॉम्बिनेंट्स की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी पेरेंटियल कोई क्रॉस कराया जा रहा है, पेरेंट हमने लिया RRTT और RRTT, तो F1 तो हमें हाइब्रिड ही मिलता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखो। जो पेरेंटियल जनरेशन होती है वो तो ट्रू ब्रीडिंग होती है, ऑलवेज होमोजाइगस होगी, आइदर डोमिनेंट या रिसेसिव। ट्रू ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस स्टेट में होंगे जीन्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन है, तो यही समझ लो ट्रू ब्रीडिंग। तो P जनरेशन जो होती है वो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग होती है। F1 जनरेशन जो होती है वो हमेशा हाइब्रिड होती है। F2 जनरेशन या उसके ऑनवर्ड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज F2 जनरेशन जाओगे तो आपको वहां होमोजाइगस भी मिलेंगे, हेट्रोजाइगस भी मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज P1 इज ऑलवेज होमोजाइगस, F1 इज ऑलवेज हाइब्रिड, F2 में मिक्सचर मिल जाएगा। आप यदि सेल्फिंग करते जाओगे तो आपको होमोजाइगोसिटी मिलने मतलब ट्रू ब्रीडिंग की ओर या इन ब्रीडिंग लाइन की ओर बढ़ रहे हो। यदि आप कंटिन्यूस F2 उसके बाद F3 उसके बाद F4 लोगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने किया था। यहां पर अब हम जो बात कर रहे हैं ये पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है, F1 जो है हाइब्रिड हमें मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब हम F2 पीढ़ी देखते हैं, यदि मेंडल का ही डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो F2 में हमें 9:3:3:1 रेशियो मिलता है। यहाँ पर 9 और 1 दैट इज आउट ऑफ 16 10 तो पेरेंटियल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसमें 9 जो होते हैं डोमिनेंट पेरेंट के समान होते हैं और 1 जो होता है रेसेसिव पेरेंट के समान होता है। ये बीच वाले जो 3+3 दैट इज टोटल 6 मिल रहे हैं वो न्यू कॉम्बिनेशन है। ना ही इनका ये RRTT है, ठीक है, ना ही ये RRTT है, ना ही वाइट और शॉर्ट है, ना ही वाइट, ना ही रेड और टॉल है। ये कैसे मिल रहे हैं? या तो रेड एंड शॉर्ट मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर वाइट और टॉल मिल रहे हैं। पेरेंट का कॉम्बिनेशन तो ये था नहीं, न्यू कॉम्बिनेशन मिला, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। तो हम जब जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट मिलने के 2 कारण होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जो 2 कैरेक्टर हम दैट इज कलर और हाइट जो स्टडी कर रहे हैं वो यदि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण हमें ये रेशियो मिलता है, ये न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। ठीक है, कि R जो है अपना कैपिटल R अपना अलग चला गया, कैपिटल D अपना अलग चला गया। 2 लोग हैं, 2 अलग अलग कार में बैठे, उनको जहां घूमना होगा वो घूमेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मस्ट कंडीशन हम क्या बोलते हैं? यदि हमें F2 में 9:3:3:1 का रेशियो चाहिए तो उसके लिए मस्ट कंडीशन हम क्या बोलते हैं कि जो 2 कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उनको डिफरेंट क्रोमोसोम दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि हम ये जो 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर हों। तो ये जो 2 कैरेक्टर यदि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम लिंक जीन कहते हैं। और लिंक जीन कब अलग होते हैं? दैट इज पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट 2 वजह से मिलते हैं, या तो क्रोमोसोम दो जो हम करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक करेक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, यदि वो अलग अलग दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं तो वो फ्री है कहीं भी जाने के लिए। तो उस केस में हमें मतलब हम ब्लाइंडली चले जाते हैं, दैट इज 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा।
ठीक है, यहाँ श्योरिटी रहती है। लेकिन यदि एक ही क्रोमोसोम पर जो हम इस करेक्टर दो करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, यदि वो सेम क्रोमोसोम पर ही हैं, तो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि दैट इज ये रेशियो मिलेगा या 60-40 मिलेगा या 50-50 मिलेगा। ये प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ये जो दो करेक्टर हैं और ये जो डीएनए है, उनमें उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उनकी डिस्टेंस क्या है। रिकॉम्बिनेंट मैक्स टू मैक्स मिलते हैं तो वो 50 में, यदि हम लिंक जीन के रिलेशन में रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब भूल जाओ, वहां जो बताना था हो गया। अब यदि एक ही करेक्टर, एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स प्रेजेंट है, तो परसेंटेज क्या मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनकी उस क्रोमोसोम में या डीएनए में उनकी डिस्टेंस पर। यदि ज्यादा दूर है तो रिकॉम्बिनेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सिंपल सा ले लो, अब यही एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो एंड व्हाइट और ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कम है, और यहाँ देखो ये व्हाइट और मिनिएचर विंग, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस क्रॉस में हमें रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर की बहुत जगह पर है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएंगी। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यदि दो जो हम करेक्टर स्टडी कर रहे हैं और यदि वो दो करेक्टर क्रोमोसोम में बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है, पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पेरेंटियल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पर जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हमें रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज हाई मिलेगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स परसेंटेज कितना मिल सकता है? 50%। नॉर्मली यदि देखा जाए तो ये 50% टच नहीं करता, उससे बिलो ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो टेट्राड स्टेज में होता है, टेट्राड स्टेज में होता है, जिसमें 4 क्रोमेटिड हैं। ये 4 क्रोमेटिड हैं और यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इनके बीच तो क्रॉसिंग ओवर होना नहीं है, बस ये दो नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना है। तो ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये 50% तो ये निकल गए। अब 50% ये मतलब बचे ये और ये, तो इनके बीच में जरूरी नहीं कि जितने भी क्रोमोसोम हम स्टडी कर रहे हैं उनमें सब में क्रॉसिंग ओवर हो। कुछ क्रॉसिंग ओवर शो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यदि हम एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि मैं 10 सेल स्टडी कर रही हूँ और 10 में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, 10 सेल ले रही हूँ, 10 सेल यानी कितने क्रोमेटिड हो गए? 40 क्रोमेटिड। 20 तो बिना क्रॉसिंग ओवर के लिए निकल गए, दैट इज ऊपर वाला और ये वाला इधर वाला, और जो 10 बचे उनमें सब में क्रॉसिंग ओवर मान लेते हैं। ठीक है, होता नहीं है ऐसा, 10 में से 4 शो करेंगे, 5 शो करेंगे, वो डिपेंड करता है, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 50% होता है, और क्योंकि 4 स्टेज में सिर्फ 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, इससे रिलेटेड पूरा ज्ञान हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा और इनके बीच में यहाँ पर जो Y और W स्टडी कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम है। तो एक्चुअली ये पूरा एक स्लाइड में नहीं आता है ना, इसलिए लेना पड़ता है। अब आप क्लियरली देखो, यहाँ पर देखो जीन के बीच की डिस्टेंस कम है तो पेरेंटियल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मिला 98.7, रिकॉम्बिनेंट्स आपको सिर्फ 1.3% मिले। जबकि यहाँ पर जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी तो पेरेंटियल कॉम्बिनेशन कितना आ गया? दैट इज 62% आ गया। और रिकॉम्बिनेंट्स जो है दैट इज जीन में डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये 37.2 हो गया। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए लिया था। अब तो यहाँ किसने किया था? आंसर तो बिल्कुल सिंपल है बेटा इसका। ठीक है, मॉर्गन ने किया था और लिंकेज के लिए किया था। ओके, कि जब एक ही क्रोमोसोम पर हम जो 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, यदि वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है तो रिकॉम्बिनेंट एंड पेरेंटियल कॉम्बिनेशन जो F2 जनरेशन में हम किसके बेसिस पर एक्सपेक्ट करेंगे कि उन 2 जीन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब आपको क्लियर है, पहले से ही क्लियर है, बट हाँ ओके। अब है क्वेश्चन है, उसका आंसर अपना मॉर्गन एंड लिंकेज हो गया था। अब ये है फॉलोइंग और फीचर ऑफ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो यहां पर देखो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम है? ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में हम पढ़ते हैं ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर में नहीं आता है। और यहां पर यदि हम ओके
सो क्लीनफेल्टर मतलब दैट इज हम जो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और क्या पढ़ते हैं, ये सारे जो है फिनाइलकेटोन्यूरिया, वो सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये क्या है, ट्राइसोमी कंडीशन है, 2n इज इक्वल टू 46+1। ठीक है, 46+1 दैट इज 47 क्रोमोसोम होते हैं, और 47 क्या हो गए, ये तो 44 हमारे ऑटोसोम्स हो गए प्लस XXY, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो Y है तो डेफिनेटली मेल हो जाएगा। तो टॉल स्टेचर, गायनेकोमेस्टिया दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, स्टेरिलिटी देखने को मिलते हैं। ये रूडिमेंट्री ओवरीज जो है टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। वो टर्नर सिंड्रोम भी किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन्यूप्लॉइडी, ये भी एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। एन्यूप्लॉइडी टर्म आप लोगों को क्लियर ही होगा, दैट इज जब हम 2n इज इक्वल टू 46, तो यानी हमारा जीनोम कितना है, n इज इक्वल टू 23। अब ये जीनोम में यदि मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 23 + 1 + 2 करूँ, पूरे 23 ना बढ़ाऊं, 1-2 बढ़ाऊं, 1-2 कम करूं, तो दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। यदि मैंने 23 पूरा जीनोम सेट बढ़ा दिया होता तो हम उसको यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, जिस यूप्लॉइडी में हम पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ये सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दैट इज सिंपल, हम जो इससे क्वेश्चन निकल रहा है, एक तो आप क्रोमोसोम नंबर देखो, इसके सिम्टम्स देखो, इसके अलावा एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, और इसके अलावा कौन सा क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है। और ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी क्या होता है, 2n + 1 दैट इज 46 + 1 47। ओके, और ये जो है जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसका एग्जाम्पल है, 2n - 1 का, उसमें 44 + x0, एक x मिसिंग है, एक -1 कर रही हूं ना, दैट इज एक x क्रोमोसोम मिसिंग है। टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड डेफिनेटली आगे क्वेश्चन होगा, वहां पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो गया था, दैट इज आंसर हो जाता था रूडिमेंट्री ओवरी, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ द हैंकिंग इज द, तो एक्स बॉडी क्या थी, दैट इज क्रोमोसोम थी। जब हैंकिंग ने इसको इंसेक्ट्स में स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि 50% स्पर्म्स जो होते हैं एक्स बॉडी को रिसीव करते हैं, और 50% जो होते हैं उनमें ये एक्स बॉडी जो होती है मिसिंग होती है। ठीक है, तो बाद में साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये जो एक्स बॉडी बोल रहे हैं, ये बल्कि कुछ नहीं है, बल्कि ये एक्स क्रोमोसोम है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम है। क्योंकि आपको मालूम ही है जब हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे ग्रॉस हॉपर की बात करते हैं, तो वहां पर 2n = 18 कंडीशन है फीमेल में, और 2n = 17 कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर 17 है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल बनती हैं, उसमें क्या रहता है, जो दैट इज स्पर्म होते हैं, दैट इज 2n = 18 हुआ, यानी 9 = कितना हो जाएगा, सॉरी x = कितना हो जाएगा, दैट इज 9। चलो इसको फिर से लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल है इसका आंसर, तो केवल जितना पूछा है वो ये है, हैंकिंग है। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका है वो कौन सा है, XX एंड X0। ठीक है, ये जो होते हैं वो मेल होते हैं, और ये जो होती हैं वो फीमेल होती हैं। ठीक है, तो हेट्रोगैमेटिक कौन हुआ, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स कौन बनाने वाला है, दैट इज मेल। अब फीमेल में क्रोमोसोम नंबर देख रहे हैं हम, 2n = 18 है। ठीक है, और मेल में हम देख रहे हैं 2n = 17 है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल जब स्पर्म्स बनाएगी तो उसमें तो n = 9 होगा, n = 9 होगा। और मेल जो बनाएंगे तो ये दो टाइप के स्पर्म बनाएंगे, कुछ मेल जो होंगे उनमें n = कितना, 2n 18, n = 8 होगा, और कुछ स्पर्म्स ऐसे बनेंगे जिनमें n = 9 होगा। n = 9 से फ्यूज होगा, दिस इज ओवम, दिस इज स्पर्म। तो क्या क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन आ गया, 2n = 18। तो ये किसके जैसे डेवलप होगी, फीमेल की जैसी। लेकिन जब ये वाला इसके साथ फ्यूज होगा तो कितना क्रोमोसोम नंबर आया, 2n = 9 8 17,
एंड ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम हेट्रोगैमेटिक किसमें, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो है XX मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि दो टाइप के स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना है। ओवम तो एक ही टाइप का बन रहा है, स्पर्म्स जो है वो दो टाइप के बन रहे हैं, कुछ 8 क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं और कुछ स्पर्म्स जो है 9 क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 वाला फ्यूज होता है ओवम से तो मेल बनता है, 9 वाला फ्यूज होता है ओवम से तो फीमेल बनती हैं। ओके, तो आंसर यहां को जितना क्वेश्चन पूछा था उसका सिर्फ क्रोमोसोम। क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी जीन। तो यहां पर देखो ये एक इमेज दी है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 30 सेंटीमॉर्गन दे रहा है। ठीक है, और उसमें ए और सी की डिस्टेंस बता दे रहा है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपल क्या करोगे, दैट इज BC की डिस्टेंस से किसको माइनस कर दोगे, AC की डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, तो 30 माइनस 10 दैट इज 10 आ गया। ओके, तो दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10% रिकॉम्बिनेट, जो क्या पूछा है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन जीन A एंड B इज 10%। ओके, तो सिंपल है, वैसे भी निकालो, इतना ना भी करो तो ये 20 हो गया, तो बचता क्या है, 10 ही तो बचेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन। तो यदि क्रोमेटिड का फेलियर हो, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन हम किस फेज में देखते हैं, दैट इज एनाफेज 1 में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्रोमेटिड से मत कनेक्ट कर लेना, जब हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो सेग्रीगेशन क्या होता है, एक जीन के जो 2 अलील हैं, ठीक है, डिप्लॉयड और हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के 2 अलील होते हैं, या तो ये ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। तो इसका इससे सेपरेशन होना या इसका इससे सेपरेशन होना, इसका इससे सेपरेशन होना, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, और यदि ये नहीं सेग्रीगेशन फेल हो रहा है तो उसका रिजल्ट जो होता है एन्यूप्लॉइडी होती है। कैसे हो गया, दैट इज देखो सिंपल सा है, ये एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, एनाफेज में ऐसी सिचुएशन है, ये जो मैं बीच में लाइन खींच रही हूँ यानी एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड। अब इन 3 को यहाँ जाना था और इन 3 को यहाँ जाना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो है 1 2 3 तो इस पोल में जा ही रहे हैं, साथ में जो है ये भी इसी पोल में चला जाए, तो 3+1 कंडीशन बन जाएगी, राइट। और ये जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 3-1 आ गई, यहाँ 3+1 आ गई। जब क्रोमोसोम का पूरा सेट नहीं बढ़ता है, जीनोम का पूरा सेट नहीं बढ़ता, 1 या 2 क्रोमोसोम घटते या बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो आंसर हमारा हो गया दैट इज बी, एन्यूप्लॉइडी। क्वेश्चन है, इन दिस गिवन पेडिग्री व्हाट द शेडेड सिंबल इंडिकेट। तो अब यहाँ पर सिंपल सा देखो, यहाँ पर हमें इनके चारों प्रोजेनिस में कैरेक्टर का अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ना एक तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है ही, सॉरी XY और XX। डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों पेरेंट में एक्सप्रेस होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फीमेल तो नॉर्मल है, यदि हम इसको डोमिनेंट लेकर के चल रहे हैं तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, 2 किसी डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, वाई क्रोमोसोम में किसी चीज कोई कोई जीन प्रेजेंट है जो डोमिनेंस के लिए डोमिनेंस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स में भी कोई जीन है जो किसी दूसरे डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, इसमें XY, ये क्या हो गया, देखो X', Y' और ये हो गया X। तो X। ठीक है, ये इन दोनों में से ये कोई भी जो या तो ये या ये हो गया, इसमें से ये X यहाँ दे दिया, ये Y यहाँ दे दिया, ये Y यहाँ दे दिया और ये X यहाँ दे दिया। तो देखो चारों प्रोजेनिस में कैरेक्टर अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ये है, ये हो गया XY हो गया, यहाँ पर ये जो है ये वाला इसमें आया X और ये आ गया ये। ठीक है, तो XX, तो ये डिजीज अपेयर हो गई और इसके केस में ये X और ये X आ गए, तो ये ठीक है, क्लियर है।
तो यदि सभी प्रोजेनीज में कोई डिजीज का अपीयरेंस हो रहा है, कोई हेरिडिटी का डिजीज का अपीयरेंस हो रहा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज ए। क्वेश्चन है, डोमिनेंस का इसलिए लिया है कि मोस्टली हम ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक रेसेसिव, दैट इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए डोमिनेंट का यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ओके, इसके अलावा आपको रेसेसिव का आप जो 90 क्वेश्चन आपको डीपीएस में मिले उनमें भी मिलेगा। अब क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो यहाँ पर देखो, नॉन पेरेंटियल जीन एक्सचेंज जो होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन पेरेंटियल जीन एक्सचेंज यानी ये मेल का और ये फीमेल का, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। नॉन होमोलोगस नहीं बोल रहा है, नॉन पेरेंटियल जीन एक्सचेंज जो होता है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दैट इज हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम हो गया 2 X एंड Y, और हीमोफीलिया हो गया सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, दैट इज 4 1 2 3, 4 1 2 3, दैट इज आंसर हो रहा है ए। ओके, नॉन पेरेंटियल जीन एक्सचेंज यानी वो नॉन होमोलोगस नहीं बोल रहा है। यदि नॉन होमोलोगस जीन एक्सचेंज बोलता तो उसको हम क्रोमोसोमल एबेरेशन दैट इज ट्रांसलोकेशन में पढ़ते। नॉन पेरेंटियल, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, यदि हम ह्यूमन की बात की जाए, लाइक मैं अगेन अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी हर एक सेल में 2n=46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम मेरी मदर के हैं और 23 क्रोमोसोम मेरे फादर के हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 फादर के क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ जाइगोटीन में पेयरिंग करता है और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये नॉन पेरेंटल हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो गया दैट इज ए। क्लियर? क्वेश्चन है, phenylketonuria, हंटिंगटन डिजीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज रिस्पेक्टिवली ड्यू टू डिसऑर्डरनेस विथ कौन कौन से क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है? फिनाइलकेटोन्यूरिया क्रोमोसोम नंबर 12, तो क्रोमोसोम नंबर 12 है तो दैट इज ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। जब फिनाइलकेटोन्यूरिया किसी बच्चे को होता है तो वहां पर फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है, और ये जो फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज की एब्सेंस होती है तो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो बॉडी में फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होगा, जो मेंटल रिटार्डनेस, स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके अलावा हाइपोपिगमेंटेशन यानी मेलानिन पिगमेंट की लेस सिंथेसिस। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंटल रिटार्डनेस मेन कैरेक्टर हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन हो गया। इसके अलावा एक्जिमा, यानी एक जीन में म्यूटेशन हुआ और एक से अधिक कैरेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, यानी फिनाइलकेटोन्यूरिया का जीन जो है वो प्लियोट्रॉपी को शो करता है। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर में एक कैरेक्टर हो गया मेंटल रिटार्डनेस, दूसरा क्या हो गया दैट इज हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, एंड थर्ड क्या हो गया एक्जिमा। ओके, तो ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 12 से। हंटिंगटन डिजीज जो होती है क्रोमोसोम नंबर 4 से है, ये भी ऑटोसोमल है, लेकिन हम जितनी भी डिजीज पढ़ते हैं इसमें ये हंटिंगटन डिजीज ही है जो डोमिनेंट है। ठीक है, जो डोमिनेंट है तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट पर एक्सप्रेस होगा, और इसमें प्रोग्रेसिव ब्रेन डीजनरेशन देखने को मिलता है। देन इसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्रोमोसोम 11 की पी आर्म दैट इज शॉर्ट आर्म से एसोसिएटेड है। और सिकल सेल एनीमिया के लिए इतने सारे पॉइंट्स जरूर याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको दिया हुआ है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्रोमोसोम 11 की पी आर्म दैट इज पेटाइड दैट इज शॉर्ट आर्म पे है। फिर ये मिसेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, मिसेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, यानी जिसमें हम देखते हैं गाग जो है वो किस में चेंज होता है, गोग में चेंज होता है। जीएजी जेनेटिक कोड जो है जीयूजी में चेंज हो जाता है। जीएजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और जीयूजी जो होता है वेलिनिन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वेलिन के लिए हाँ, ग्लूटामिक एसिड का जेनेटिक कोड जीएजी है, जो जीयूजी वेलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन के 6 क्रोमोसोम पर ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड होता है, लेकिन सिकल सेल वाले के केस में बीटा ग्लोबिन चेन पर हम वेलिन को देखते हैं। वेलिन जो है न्यूट्रल एमिनो एसिड है,
न्यूट्रल एमिनो एसिड है। तो सिंपल है, एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखो तो वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सिकल सेल एनीमिया के हीमोग्लोबिन की कंपैरिजन में। ये मोर ये न्यूट्रल होता है और ये जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर। और इससे एक हाई लेवल में क्वेश्चन बनता है कि यदि आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करने जा रहे हो सिकल सेल एनीमिया और नॉर्मल हीमोग्लोबिन को, ठीक है, तो कौन इस सिकल सेल एनीमिया वाले में क्या है, ये न्यूट्रल है, और जबकि ये जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव कैथोड की ओर के पास पहले कौन पहुंच जाएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला पहले पहुंच जाएगा। ये इस तरीके से कुछ हाई लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि वैलिन जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है, तो ओवरऑल चार्ज देखोगे तो सिकल सेल एनीमिया वाले में नॉर्मल न्यूट्रल हो जाता है वो, जबकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्योंकि 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है तो वो उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण वो कैथोड के पास दौड़ कर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाँ, मिसेंस म्यूटेशन यानी आल्टर्ड एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है, GAG चेंज होकर के GUG में जा रहा है, तो वो ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से शिफ्ट कर रहा है। ओके, इतनी चीज। जब नॉर्मल ऑक्सीजन टेंशन होता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो सिकल सेल है इस शेप का हीमोग्लोबिन होता है, वो सबकी क्लम्पिंग एक दूसरे से हो जाती है, जिसके कारण ये वेन की ब्लॉकिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके, जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ये अंडर O2 स्ट्रेस, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तब इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया वाले HB की हीमोग्लोबिन की क्लम्पिंग हमें देखने को मिलती है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ही है, 12 से स्टार्ट है। हंटिंगटन एंड सिकल सेल एनीमिया 11 की P आर्म पे। क्वेश्चन है स्टार सिंथेसिस जीन इन पी प्लांट इज दिस द एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टार सिंथेसिस जीन जो है पाइसम सेटाइवम, हम प्लियोट्रॉपी का 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एनसीईआरटी मेंशन है, एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी का सप्लीमेंट्री पेजेस में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसको जरूर पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार सिंथेसिस जो है प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपी का मतलब है एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ जो ये बी जीन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, एक तो सीड शेप को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है ग्रेन साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक ये जो जीन है ये ग्रेन साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, मीन्स BB लार्ज साइज ग्रेन और कैपिटल B स्मॉल b मीडियम साइज ग्रेन, ये लार्ज हो गया, और ये जो है BB स्मॉल साइज ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि हम सीड शेप की बात करें तो ये दो जो जीनोटाइप हैं वो राउंड शेप जीन को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है ये रिंकल्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम क्लियरली देख रहे हैं जीन एक ही है, ये 2 चीज को कंट्रोल कर रहा है, एक तो ग्रेन साइज और दूसरा सीड शेप। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, दैट इज कुल मिलाकर के एक लाइन में बोलो तो इस लाइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लियोट्रॉपी। जब यहाँ पर ये आप जब एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो वहाँ पर उसके नीचे 2-3 लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस लाइन का मतलब ये है कि जो डोमिनेंस है, ठीक है, वो जीन से इंडिपेंडेंट, जीन या जीन के प्रोडक्ट का एक इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, जीन से बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। अब उसको यह इसी के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हम देखते हैं यदि एक डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर होता है जीन का, यदि डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर होता है जीन का, तो इसको भी क्या होना चाहिए था, लार्ज साइज ग्रेन होना चाहिए था, जैसे कि ये है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो बी है, ठीक है, ये बी के केस में इतना प्रोडक्ट बना और ग्रेन का साइज लार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ के केस में प्रोडक्ट जो है ये इतना बना तो ये जो है मीडियम साइज का हो गया। इसके केस में ये सिर्फ एक बना तो ये स्मॉल साइज का हो गया। यदि ऑटोनॉमस फीचर होता तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, इस केस में भी ये इतने ही
ग्रेन साइज को प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमने बी बोल दिया है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा, ये हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। तो वही लिख रहा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, और इस तरीके से। ठीक है, कि हम ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि बी है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा, ये इसका मतलब है। ओके, तो ये हुआ। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट अ पी प्लांट वेदर इट इज प्योर और हाइब्रिड फॉर टॉलनेस। कैसे टेस्ट करते हैं, दैट इज आंसर तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, और जब हम F1 हाइब्रिड की रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस का मोनो हाइब्रिड का रेशियो 1:1 और डाई हाइब्रिड का 1:1:1:1:1 होता है। क्यों भाई, आप मतलब अब आप सिंपल सा देखो, अभी डोमिनेंस की फिर से बात करते हैं तो TT भी टॉल है और TT भी टॉल है, और TT जो है ब्लाइंडली आप बोल सकते हो दैट इज इट इज शॉर्ट। ठीक है, अब यदि आप कहीं गार्डन में गए, आपको बहुत सारे लंबे लंबे पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो और कुछ पौधे छोटे देखने को मिल रहे हैं, आप आंख मूंद करके छोटे पौधों के का जीनोटाइप डिक्लेयर कर सकते हो स्मॉल टी, लेकिन टॉल में आप नहीं बता सकते कि इनका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो यही पता करने के लिए कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो टॉल है तो एक्चुअली उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हाइब्रिड है, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे जब कभी भी किसी भी कोई जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो जिसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहां पर देखो, आंसर देखो सिंपल, तो हम F1 F2 की जगह मतलब सिंपल उसकी हाइब्रिड है या होमोजाइगस टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, ये पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो हो जाएगा क्रॉस इट विथ अ प्योर टॉल पी प्लांट, क्रॉस विथ अ होमोजाइगस डॉफ। ठीक है, आंसर हो गया दैट इज TT इंटू TT। ठीक है, ये यदि ये है तो इसका रेशियो 1:1 आएगा, और यदि जीनोटाइप ये होता तो ऑल क्या होते, टॉल होते, 100% टॉल होते। यहाँ 50% टॉल 50% शॉर्ट, ये वाले। ठीक है, इसको आप उसका पुनेट स्क्वायर बना करके देखो, क्लियर रहेगा। क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पोस्टुलेटेड बाय मेंडल कैन बी रिलेटेड टू। तो किससे ये जो स्टेटमेंट दी है उससे किससे रिलेट कर सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गैमेट है या तो वो कैपिटल T कैरी करेगा, या तो डोमिनेंट जीन को कैरी करेगा या रेसेसिव जीन को कैरी करेगा। अब बस जो बताया उसके हिसाब से सिलेक्ट करो। ठीक है, पहला है द प्रेजेंस ऑफ 2 एलील फॉर ईच कैरेक्टर्स इन सोमेटिक सेल, इससे कोई नहीं ये है, दैट इज एक गैमेट जो होता है आइदर T कैरी करेगा या स्मॉल t, ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि कोई गैमेट जो है इस सिचुएशन को कैरी करे। ओके, सो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज B। आंसर क्या हुआ, B। क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग जेनेटिक मैकेनिज्म इन द अबव इंस्टेंस। सिंपल है, ये एक जीन था, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन से ये एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगा, दैट मीन्स प्लियोट्रॉपी। एनसीईआरटी में प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री पेज में फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया हुआ है और मेन चैप्टर में हम ये जो BB वाला स्टार्च ग्रेन वाला करके आए हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करके रखना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, 3 कैरेक्टर मेंटल रिटार्डनेस, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर एंड एक्जिमा। ओके, तो आंसर यहां पर हो गया अगेन B। मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा ABO ब्लड ग्रुप, दैट इज पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर के 2 से अधिक अलील प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखते हैं IA, IB और IO, ये पॉपुलेशन में हम देखते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में, ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर 2 ही एलील होंगे। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मेरे में IO यानी मेरी मदर की तरफ से भी IO
आया है अलील और मेरे फादर की तरफ से भी IO अलील आया है। यदि किसी पर्सन का AB ब्लड ग्रुप है तो उसकी मदर ने या तो IA दिया होगा और फादर ने IB या वाइस वर्सा कर लो, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर रखो कि मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो पॉपुलेशन के रिलेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। हम ABO ब्लड ग्रुप पॉपुलेशन के एक पर्सन का या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका ब्लड ग्रुप A भी है, उसका ब्लड ग्रुप B भी है, उसका ब्लड ग्रुप O भी है, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म इज ऑलवेज स्टडीड इन पॉपुलेशन। कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के 2 अलील होते हैं, ठीक है। या तो वो होमोजाइगस में हो सकता है या हेट्रोजाइगस में हो सकता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज जो डोमिनेंट जीन है उसमें कोई दैट इज म्यूटेशन हो गया है और वो इफेक्टिवली प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट का, इसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारे सिलेबस में है। जब आप सप्लीमेंट्री शीट पढ़ते हो तो सप्लीमेंट्री शीट में आप पढ़ोगे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जहां हम प्लियोट्रॉपी में देखते हैं एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो पॉलीजीन में हम देखते हैं एक से अधिक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगेन पॉलीजीन एक तो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि मेन चैप्टर में नहीं दिया हुआ है तो हम ये नहीं बोल रहे कि पॉलीजीन तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पॉलीजीन हमारे सिलेबस में है और इसके रिलेशन में सप्लीमेंट्री शीट में स्किन कलर को एक्सप्लेन किया है कि स्किन कलर जो होता है ह्यूमन स्किन कलर ABC से होता है। यदि AABBCC है तो डार्क मोस कलर होगा, बहुत डार्क कलर होगा। यदि AABBCC है तो बहुत फेयर कलर होगा, मेलेनिन का प्रोडक्शन मिनिमम होगा। और यदि ये AABBCC है तो इन दोनों के बीच वाला कलर होगा। मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, किसी जीनोटाइप में नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस जो होती है वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पर आप पढ़ोगे तो एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना ध्यान से कि आप ये जीन का तो रोल पढ़ ही रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। लाइक हम जब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, जैसे इक्वेटर बहुत डार्क कलर, अफ्रीकन पीपल्स का देख लो, ठीक है। तो जो है दैट इज जो सनलाइट में बहुत ज़्यादा है, जहाँ हम इक्वेटर की बात करते हैं तो सनलाइट जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रेज में पड़ती है। तो दैट वो पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो कंट्रोल द पिगमेंट, स्किन पिगमेंटेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, दैट इज बी। ये एमपीक्यू थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, 1 to 1 सीधा नहीं ले सकते क्योंकि आसपास की भी जितनी चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अर्लियर टू फाइंड द जेनेटिक डिसऑर्डर इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम जब CVS की बात करते हैं तो CVS जो होता है एमनियोसेंटेंसिस के कंपैरिजन में जल्दी हो जाता है। एमनियोसेंटेंसिस जो है वो 8 to 10 वीक प्रेगनेंसी में किया जा सकता है और एमनियोसेंटेंसिस जो होता है वो 14 से 16वें वीक, जेस्टेशन के 14 to 16th वीक में किया जाता है। और हम पढ़ते हैं कि MTP सेफ है 12 वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होती है। तो एमनियोसेंटेसिस जब की जाती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में की जाती है। यदि एमनियोसेंटेसिस में एम्ब्रियो में कोई एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट होती है तो MTP नहीं किया जा सकता, वो उतना सेफ नहीं होता है। जबकि CVS से आपने कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, CVC जो होती है, CVS जो होती है वो 8 to 10 वीक में हो गई और फिर लगता है कि नहीं डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है और इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, तो ये बेटर ऑप्शन होता है। CVS जो होता है वो बेटर ऑप्शन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अर्लियर टू फाइंड द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा A, जो 8 से 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है। क्वेश्चन है फॉर P जनरेशन इज, तो हमने अभी इसके इस शुरू वाले क्वेश्चन में बात कर ली थी। P जनरेशन जो होती है ट्रू ब्रीडिंग होती है, या तो वो TT हो सकती है या TT हो सकती है, ठीक है, या RRTT या RRTT। आंसर हो जाएगा दैट इज B। क्वेश्चन है नंबर ऑफ बार बॉडी इन टर्नर सिंड्रोम इज, तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, अगेन इज एग्जांपल ऑफ फेन्यूप्लॉइडी। कहाँ प्रॉब्लम हुई,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एनाफेज 1 में प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर 2n-1 कंडीशन है। 2n-1 कंडीशन को हम मोनोसोमिक कंडीशन बोलते हैं, यानी 2n-1 दैट इज 46-1 दैट इज 45 क्रोमोसोम होंगे। ये 40 ऐसी फीमेल में 44 प्लस XO, एक X क्रोमोसोम की कमी है। ठीक है, तो रूडिमेंट्री ओवरीज होती है, रूडिमेंट्री ओवरीज है तो डेफिनेटली स्टेरिलिटी होगी, वेब्ड नेक होती है। ये सारी चीजें हमें टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। अब ये जो बार बॉडी की बात हो रही है, बार बॉडी क्या होती है? दैट इज न्यूक्लियस में, आप सोमेटिक सेल में देखोगे तो न्यूक्लियस के इसमें आपको एक पॉइंट दिखाई दे, ये न्यूक्लियोलस नहीं है, ये बार बॉडी है। एक्चुअली जो फीमेल में 44 प्लस XX है, तो एक X क्रोमोसोम को इस तरीके से हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में बना करके रख दिया जाता है, उसकी अच्छे से पैकिंग करके रख दी जाती है। सेल डिवीजन के टाइम में वो ओपन होगी, क्रोमेटिन रेटिकुलम में चेंज होगी, लेकिन सोमेटिक सेल में इस X क्रोमोसोम को कोई ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता और उसको किस में बना करके रख दिया जाता है? बार बॉडी के रूप में। बार बॉडी कुछ नहीं, एक X क्रोमोसोम जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया गया है, राइट। तो दैट इज ये जो होता है, जो जिसमें एक क्रोमोसोम ऑलरेडी कम है तो इसको तो पैक किया नहीं जाएगा, तो वहां पर टर्नर सिंड्रोम के केस में न्यूक्लियस में बार बॉडी देखने को नहीं मिलती है। तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, जबकि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो मेल होते हैं वहां पर हमने कंडीशन क्या देखी थी? 44 प्लस XXY। यदि कोई मेल में हमें एक न्यूक्लियस में बार बॉडी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्योंकि 2 X हो गए हैं तो एक X को बार बॉडी बना करके रख दिया जाता है, वो मेल है। बार बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल, लेकिन क्लीनफेल्टर के केस में मेल की सोमेटिक सेल में आपको बार बॉडी देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 हो गया, क्लीनफेल्टर का पूछता तो 1 हो जाता। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब देखते जाओ। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज ये 1902 में प्रपोज की थी, 1902, ठीक है, सटन बावेरी हो गई। एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट DNA इज द हेरिडिटी मटेरियल, ये मैक्लिओड एंड एवेरी ने 1944 में प्रूव कर दिया था। फिर इसके बाद हर्शी चेज ने 1952 में, सारे और भी उसके बाद भी कोई लोग हल्ला कर रहे थे नहीं प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो फाइनली 1952 में जो T2 फेक का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्लियर हो गया था भाई और कुछ नहीं, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। बट एक्चुअली ये जो है 1944 में वो सब जो RNAs, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज वाला एक्सपेरिमेंट था उससे क्लियर हो चुका था ये। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने 1866 में तो प्रपोज किया था, लेकिन रीडिस्कवरी जो है दैट इज 1900 में हुई थी। तो हम देख रहे हैं 3 सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ और फिर उसके बाद 2 हुआ, तो 3 1 2 दैट इज आंसर होता है हमारा C। ओके, क्वेश्चन है जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन। तो प्लांट्स में पूछ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट जीनोम में एसोसिएटेड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सॉरी, दैट इज, इसका आंसर जो है ये मेल स्टेरिलिटी का पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में होगा। तो दैट इज इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में हम देखते हैं 2 सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल स्टेरिलिटी के जीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, देखो जब एग बनता है तो एग ही साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करता है। मेल गैमेट जो होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस को ही कंट्रीब्यूट करता है। तो यदि ये फीमेल है और ये इसका ओवम है, तो ओवम में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में यदि मेल स्टेरिलिटी का जीन है तो इससे डेवलप होने वाली जो प्रोजेनी है वो मेल स्टेरिलिटी शो करेगी, ठीक है।
तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, और उसके लिए जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और मेल स्टेरिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट जीन जो होता है वो मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर हो गया ए, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु हैव गिवन द थ्योरी ऑफ लिंकेज आर। तो लिंकेज की थ्योरी जो है मॉर्गन एंड कैसल ने प्रपोज की थी, और इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे था, ड्रोसोफिला पे था। ओके, सो आंसर हो जाता है दैट इज ए। बीडल एंड टेटम की जो थ्योरी थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस थी, जो कि उन्होंने स्टडी किया था, दैट इज उन्होंने स्टडी किया था न्यूरोस्पोरा पे। ओके, क्वेश्चन है, टिजो एंड लेवंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दे। तो उन्होंने हमारे में ह्यूमन में 2n = 46 क्रोमोसोम होते हैं इसे बताया था। इसके पहले ये समझा जाता था, इन्होंने 1952 में ये क्लियर किया कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 2n = 48 नहीं है, बल्कि 2n = 46 है। इसी से दो रिलेटेड टर्म है, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप यानी हमारे में जो 2n = 46, टोटल 46 क्रोमोसोम है, उनकी शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी की स्टडी जो है वो कैरियोटाइप कहलाती है, और इनकी स्टडी हमने कर ली, फिर उसको हम सिस्टमेटिकली डायग्राम में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम इडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम भी याद रखिए। तो दैट इज, इसका आंसर तो हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n ± 1 एंड 2n ± 2 आर कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक या दो क्रोमोसोम प्लस भी है और माइनस, या 2n + 1 या 2n - 1 या 2n + 2 या 2n - 2, ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब क्रोमोसोम एक दो नंबर घटते बढ़ते हैं तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यदि पूरा जीनोम का सेट, जैसे 2n = 46 है, और यदि ये 3n = 92, 46 92 नहीं होगा, 69 होगा आई थिंक, जो भी है, तीन सेट आ गए 23 23 23 के, 69 ही होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। जब एक या दो क्रोमोसोम घटते बढ़ते हैं तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी में हम ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम देखते हैं, जो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो एक एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। मोनोसोमी में हम टर्नर सिंड्रोम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ए। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रास हॉपर। तो इसकी तो हमने पूरी R&D कर ली है, दैट इज ये जो है इसका आंसर होता है ये, कि 50% जो स्पर्म है उसमें X 8 + X वाले होते हैं, और 50% स्पर्म जो होते हैं ओनली 8 क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो 8 + X 8 + X यानी एक ही टाइप के ओवम को प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल जो है दो टाइप के स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। XXXY मैकेनिज्म किस में देखते हैं, एक तो हम ह्यूमन में देखते हैं, और इसके अलावा हम ड्रोसोफिला में भी देखते हैं। ये वाला, ये जो है ये क्या है, फीमेल का है और ये मेल का है। तो यहाँ पर फीमेल जो है, बर्ड में फीमेल जो है वो दो टाइप के ओवम को प्रोड्यूस करती है, ऑटोसोम +Z और ऑटोसोम +Y W। ठीक है, और मेल जो है होमोगेमेटिक हो जाते हैं बर्ड की केस। ठीक है, तो ये तीनों जेनेटिक मैकेनिज्म हो गया, दैट इज ये और ये। ओके, तो ये हो गया मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ये बर्ड्स में देखने को मिलता है, ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या था हमारा, ए था। क्वेश्चन है, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, हेंस इट इज नॉर्मली इम्पॉसिबल फॉर अ। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये है, बोल रहा है कि क्रॉस लो XY। ठीक है, तो ये होगा, तो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो X लिंक्ड इनहेरिटेंस है, रेसेसिव इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर जो मेल चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड, ठीक है, तो मेल चाइल्ड में जो X क्रोमोसोम होता है वो हमेशा कहाँ से आएगा, वो उसकी मदर से आता है। कोई भी फादर अपने सन को हमेशा अपना Y क्रोमोसोम देता है। ठीक है, और X क्रोमोसोम जो होता है सन में वो हमेशा उसकी मदर का होता है, और फीमेल में एक X क्रोमोसोम मदर का होता है, एक X क्रोमोसोम फादर का होता है। तो यदि हम हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के लिए बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कभी भी फादर X क्रोमोसोम अपने सन को नहीं देता। हीमोफीलिक फादर
to pass the gene to his son. Hence, it is normally impossible for a hemophilic father to pass the gene to his son. ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है सन में हमेशा उसकी मदर से आता है. ठीक है, यदि कोई सन हीमोफिलिक हो रहा है तो वो उसकी आइदर डिजीज्ड मदर के कारण या कैरियर मदर के कारण होगा. ओके, तो आंसर हो गया सी. क्वेश्चन है एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल इन. तो इसको हम बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ चुके हैं और भी केसेस में पढ़े हैं. दैट इज हनी बी के केस में हम देखते हैं कि जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी, वो दो टाइप, वो जो एग ले करती है एक्स. ठीक है, तो जो फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से वो 2x कंडीशन वाले जो बने वो तो एज अ फीमेल डेवलप होंगे और जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो एज अ मेल ड्रोन डेवलप हो जाते हैं. मेल हनी बी जिसे हम ड्रोन कहते हैं उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है. तो पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ एग एक कंपल्सरी रूल है इसके केस में, हनी बी के केस में, और ये इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस है. कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस हमने टर्की में पढ़ा था कि उसमें मेल्स होते ही नहीं हैं. ठीक है, तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस ऑब्लिगेटरी भी जिसे बोला था, हनी बी के केस में इनकम्प्लीट है. मेल है, मेल हनी बी है, लेकिन वो डेवलप कैसे होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है. आंसर हो गया सी. क्वेश्चन है द लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम. तो लॉन्ग आर्म जो होती है, सॉरी ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है और ये एक सेकेंड आर्म है. एक आर्म ये है, एक आर्म ये है. ये छोटी आर्म है, शॉर्ट आर्म है, तो इसे हम पेटाइट आर्म कहते हैं. ये फ्रेंच वर्ड है और भी इस पेटाइट बोला जाता है, या तो फ्रेंच में इसको कुछ और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा. स्पेलिंग यही रहती है. पेटाइट कहलाता है शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म जो होती है क्यू आर्म कहलाती है. तो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम आर द लॉन्ग एंड शॉर्ट पूछा है ना, तो पहले लॉन्ग लेना है, दैट इज क्यू एंड पी आर्म. ठीक है, क्यू इज लॉन्ग एंड पी इज शॉर्ट. क्लियर? तो आंसर हो गया हमारा बी. ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 का क्वेश्चन था. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेटा. ठीक है, तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छे, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. क्वेश्चन है यूप्लॉइडी इज बेस्ट एग्जाम्पल्ड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय. यूप्लॉइडी क्या थी? हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम पूरा की पूरा बढ़ जाएगा. जैसे ह्यूमन में 2n = 46 है, मैं n = 23 और ऐड ऑन करके 3n = 69 कर दूं. ठीक है, तो आप यहां पढ़ लो 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम एग्जैक्ट मल्टीपल. आंसर हो जाता है आंसर हो जाता है दैट इज ए. ओके, आंसर हुआ हमारा ए. क्वेश्चन है 26. मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव एंड कजिन इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज. हम बोलते हैं कि फैमिली में, विद इन फैमिली या विद इन खानदान शादियां नहीं करवाना चाहिए. ठीक है, कि मामा के बेटा चाचा की बेटी, इस तरीके की शादियां नहीं होनी चाहिए. उसका कारण ये है कि उस केस में रेसेसिव जीन के होमोजाइगस स्टेट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसके कारण रेसेसिव जीन का एक्सप्रेशन होगा और डिजीज्ड, यदि किसी के फैमिली में सपोज कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया और ये विद इन फैमिली, खानदान ये शादियां होती हैं, तो उस फैमिली में आपको ये पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज रेसेसिव जीन जो है होमोजाइगस स्टेट में आ जाएगा. मोर रेसेसिव डिफेक्ट आर लाइकली टू अपीयर. यही आंसर होगा. आंसर क्या हो जाता है हमारा? दैट इज बी. ओके, क्वेश्चन है द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज फाउंड टू बी वेरी सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय मॉर्गन एंड हिज कलीग बिकॉज. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं ड्रोसोफिला में? दैट हम इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम लाइक बनाना में ग्रो करा सकते हैं. रॉ बनाना, पके हुए राइप बनाना में हम इसे ग्रो करा सकते हैं. इनकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 वीक की होती है और सिंगल मेटिंग से बहुत सारी प्रोजेनिस प्रोड्यूस की जा सकती हैं और क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल हमें देखने को मिलता है.
तो यहाँ पार्थिनो, जब हम कभी भी जेनेटिक्स की बात करेंगे तो हमें उसमें पार्थिनोजेनेसिस का मतलब नहीं है, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अ सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस 2 यंग फ्लाई, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्मॉल फीमेल इज रिकॉग्नाइजेबल फॉर लार्जर फीमेल, ये भी नहीं है, दैट इज राइट, इज द इसकी लाइफ साइकिल जो है 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, 15 दिन में आपको नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी और आप आसानी से 1 साल में बहुत सारी जनरेशन को आप स्टडी करने में कैपेबल होगी। मतलब 2 माह में आप 4 जनरेशन को स्टडी कर सकते हो। यदि ह्यूमन में ये लिंकेज स्टडी किया जाए तो कितने साल, 22-25 साल की उम्र में नॉर्मली जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फिर उसके तो मतलब एक आदमी की लाइफ में वो 1 या 2 जनरेशन को ही स्टडी कर सकता है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होने के बेनिफिट ये है कि थोड़े ही समय में हम कई सारी जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन है, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम बोथ पेरेंट बाय एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम, जीन्स क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। जैसे ह्यूमन में 2n = 46 है, दैट इज 23 क्रोमोसोम किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में उसकी मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम उसके फादर से आते हैं। यानी यदि हम हाइट का बात करते हैं तो हाइट के लिए एक जीन मदर से आएगा और एक जीन फादर से आएगा। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन तो हमें n = 23 में ही मिल जाते हैं। कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम को लेकर के घूमता है। जैसे हम एक कंप्लीट सेट अपने फादर का कैरी कर रहे हैं और एक कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम जो है हम अपनी मदर का कैरी कर रहे हैं। ओके, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस वाज रीडिस्कवर्ड बाय, तो किसने किसने रीडिस्कवर किया था, दैट इज टशरमार्क, डी व्रिस, कॉरेंस। तो दैट इज आंसर हो जाएगा डी व्रिस, कॉरेंस एंड टशरमार्क। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी व्रिस, कॉरेंस एंड टशरमार्क। अच्छा, इसमें ज्वाइंटली एंड इंडिपेंडेंटली भी है, तो ये है, ये इनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो इंडिपेंडेंटली थे। जिसमें याद रखिए डी व्रिस जो है हॉलैंड को बिलोंग, हॉलैंड से थे। कॉरेंस जो थे वो जर्मनी से थे और टशरमार्क जहाँ मेंडल जहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से ही टशरमार्क भी थे। ओके, तो ये भी याद रखिए जॉइंटली और इंडिपेंडेंटली है। दैट इज आंसर जो होगा, तीनों अपनी अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके कॉन्क्लूजन जो आ रहे थे वो सेम आ रहे थे। तो इस तरीके से रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल के लिए, मेंडलिज्म के लिए 1900 में इन्होंने रीडिस्कवर किया, जबकि मेंडल ने 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये जो है 1866 में किया था। ओके, उनके जीते जी उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया था। क्वेश्चन है, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय, तो ह्यूमन स्किन कलर जो है वो 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल होता है और इन जीन्स के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो होते हैं वो स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स मोनोसेमी इन ह्यूमन, तो मोनोसोमी का एग्जाम्पल दैट इज 2n - 1, यानी 46 - 1 दैट इज 45। तो 44 + x0 कंडीशन जो है वो टर्नर सिंड्रोम की है, तो आंसर होता है हमारा सी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी और दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। ठीक है, 18th क्रोमोसोम से रिलेटेड है, पटाउ सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज डाउन सिंड्रोम 21st हो गया, पटाउ सिंड्रोम 13 है, एडवर्ड जो है 18 है, टर्नर सिंड्रोम जो है मोनोसोमी का है और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी है। ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी क्लीनफेल्टर हो, जबकि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13 है, ये याद रखिए, और 18 नंबर क्रोमोसोम जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम है। ओके, तो एडवर्ड एंड पटाउ तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी याद रखिए पटाउ इज 13th क्रोमोसोम दैट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी। देन डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म भी बोला जाता है वो 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी एंड 18 क्रोमोसोम ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो गया। तो आंसर हो गया है इसका, तो मोनोसोमी पूछा है दैट इज हो गया सी, आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस,
पहला है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, नहीं समझाया जा सकता। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव and allele do not show any blending and both the character recover as such in F2 generation। और चौथा है that is factor occur in सिंपल इस क्वेश्चन में which one of the following, which one of, just minute, ओके मैं एक क्वेश्चन फिर से ले रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पावर फेलियर वाला इशू चल रहा है थोड़ा बहुत, तो लाइट ही चली गई थी बीच में। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 पे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो यहाँ पर सिंपल एक चीज है, स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहला है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर, ये फैक्टर ही कहलाता है, राइट है। out of one pair of factor one is dominant and the other is recessive, ये मेंडल बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। allele do not show any blending and both the character recover as such in F2 generation, factor occur in pair। हाँ, यहाँ पे दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से आप किस चीज को नहीं समझा सकते। यदि आप चारों स्टेटमेंट पढ़ते हो तो चारों स्टेटमेंट राइट हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से इन चारों में से किस स्टेटमेंट को आप लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर नहीं रखोगे कुल मिलाकर के। तो दैट इज ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, ठीक है। तो जस्ट मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि चारों ही स्टेटमेंट राइट हैं, चारों ही स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन हमें किसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर कौन सा नहीं आएगा, ये वाली चीज हो रही है, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो एक डोमिनेंट जीन होता है उसको हम फैक्टर ही बोलेंगे, मेंडल ने फैक्टर ही बोला था। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव, तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है। फैक्टर ऑकर इन पेयर, तो ये टी एंड टी जो है पेयर में होंगे, या टी टी पेयर में होंगे, या टी टी पेयर में होंगे। ये जो सी स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के कौन सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन था। ओके, सो आंसर होता है सी। अब हम लेते हैं, वैसे भी करीबन मतलब आप लोगों के लिए कंटिन्यूएशन में होगा, क्योंकि मुझे अभी 2 पार्ट में करना पड़ रहा है पावर फेलियर के कारण, बट हो गया है, दैट इज 1 घंटे का ऑलरेडी हो चुका है ये। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो इन्होंने टोटल कितनी चूज की थी, 14 वेराइटीज, ठीक है। कंट्रास्टिंग ट्रेट कैरेक्टर 7 चूज किए थे, सीड शेप, सीड कलर, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, ये सारे ये जो है 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट्स थे, एक टॉल तो दूसरा शॉर्ट, राउंड तो रिंकल्ड, ठीक है। तो टोटल जो कैरेक्टर जो प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किए थे वो कितने थे, 14 थे। ओके, तो आंसर हो गया 14। क्वेश्चन है अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट। ट्रू ब्रीडिंग लाइन यानी क्या होता है, प्योर होमोजाइगस, आइदर डोमिनेंट या रेसेसिव, प्योर होमोजाइगस जो होता है जीनोटाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, तो हम क्लियरली बोलते हैं कि जैसे जैसे आप इनब्रीडिंग कराते जाते हैं उसके कारण हमें होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन हमें मिलती जाती है। तो ए इज राइट। तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी आप यदि टीटी को फिर टीटी से ही क्रॉस कराओगे तो आपको टीटी ही मिलेगा, तो हमेशा टॉल प्लांट मिलते जाएंगे, दैट इज शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है। यदि टॉल मिल रहे हैं तो टॉल मिलते जाएंगे, शॉर्ट मिल रहे हैं तो शॉर्ट मिलते जाएंगे। सी है कंटेन वन टाइप ऑफ अलील ऑफ अ जीन, तो एक ही, ये टी है तो एक ही टाइप के अलील है, ठीक है। या स्मॉल टी है, तो ऐसा तो नहीं है ना, टी और टी वाली कंडीशन तो है नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन तो है नहीं, दैट इज ये भी हो गया। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस वाज गिवन बाय। तो इसे हम पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, जिसे रेजिनाल्ड पुन्नेट ने दिया था, जो कि ब्रिटिश थे, ठीक है। आंसर हमारा होता है सी, ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे।
क्लियर है? और पुन्नेट स्क्वायर क्या करता है, किसी भी जेनेटिक क्रॉस में बनने वाले सारी प्रोजेनिस के प्रोबेबल जीनोटाइप को दिखाता है पुन्नेट स्क्वायर। सो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है, मेंडल प्रपोज समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ही कॉल दिस थिंग। उन्होंने इसे क्या बोला था? इन्होंने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ठीक है, जोहानसन ने जीन टर्म यूज किया, मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया था। क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस इज डन टू डिटरमाइन, तो टेस्ट क्रॉस किसके डिटर्मिनेशन के लिए? कि दैट इज जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप के डिटर्मिनेशन। हमने देखा था ना कि टॉल प्लांट जो है वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ये दोनों टॉल प्लांट है, फिनोटाइप दोनों का टॉलनेस है। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं दोनों टॉल, पर क्या ये इन दोनों का जीनोटाइप सेम है? ये टॉल कैपिटल टी को कैरी कर रहा है कि कैपिटल डी स्मॉल टी को? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। तो आंसर होता है दैट इज जीनोटाइप, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट दोनों में ही एक्सप्रेस हो रहा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि आपको टॉल प्लांट दिख रहे हैं तो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस टॉल भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट प्लांट दिखाई दे रहे हैं आप उनके लिए ब्लाइंडली कह सकते हो कि इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस स्टेट पर एक्सप्रेस होते हैं। ओके, क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी से एनाफेज 1 में अलग हो जाना, एनाफेज 1 में अलग हो जाना, और कैपिटल आर का कैपिटल टी से अलग जाना। यदि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिल डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। तो F1 जनरेशन में यदि हमें सारे टॉल मिलते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, क्योंकि हम जब F2 जनरेशन में देखते हैं तो टॉलनेस और मतलब एक प्लांट हमें स्मॉल टी वाला मिलता है जो कि डॉर्फ होता है। तो F2 जनरेशन में जो करेक्टर F1 में डिसअपेयर हो गया था, दैट इज रेसेसिव करेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हुआ था, वो F2 जनरेशन में हमें फिर से दिखाई देता है। यानी इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी की मिक्सिंग नहीं हुई थी। टी प्रेजेंट था, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस स्टेट में था तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में होमोजाइगस स्टेट में आता है तो वो अपना शॉर्टनेस का एक्सप्रेशन देता है। तो ए इज राइट। बोथ कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। मैंने अभी आपको बताया अलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो ये गैमेट फॉर्मेशन में एनाफेज 1 में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, क्रॉस बिटवीन रेड डॉग फ्लावर एंड व्हाइट डॉग फ्लावर प्रोड्यूस डैश कलर फ्लावर इन F1 जनरेशन। तो दैट इज स्नैपड्रैगन, जैसे एंटीरेनम भी बोला जाता है जिस प्लांट को, एंटीरेनम, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, ये तीनों एक ही प्लांट के नाम है। तो इन्होंने ये प्लांट जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। कैपिटल आर जो है रेड, स्मॉल आर वाइट। तो F1 जो था ये लॉ ऑफ मेंडल के हिसाब से, मेंडेलियन लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था? रेड हुआ था, आना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि ये पिंक होता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पर फिर इसका जो F2 फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 मिलता है। दैट इज कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 रेशियो का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सिमिलर होता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में सबसे पहले कार्ल कॉरेंस ने की थी, ओके, जो कि जर्मन थे। तो क्या आंसर आया था इसका? सॉरी, दैट इज क्या आंसर आएगा? सी। आंसर आया सी, पिंक। क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन के लिए क्या सही नहीं है, ढूंढो। मॉडिफाइड नॉर्मल जीन, तो ठीक है, ये ओरिजिनल जीन था जिसे हम वाइल्ड जीन भी कहते हैं। म्यूटेशन के कारण ये किस में चेंज हो गया? स्मॉल में हो गया। तो मॉडिफाइड नॉर्मल एलील है। तो जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो नॉर्मल जीन होते हैं या सबसे पहले बने हुए जीन होते हैं, जिन्हें हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। ठीक है, उसमें म्यूटेशन से हम रेसेसिव जीन का प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, तो स्मॉल टी जो है कोई भी एंजाइम नहीं, जो एंजाइम बनाएगा वो इनएक्टिव स्टेट में होगा। या ये भी हो सकता है कि ये स्मॉल टी कोई भी एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो। इट्स फंक्शन डिटरमाइन द ट्रेट। व्हाट इज नॉट ट्रू बोल रहा है, तो इसका फंक्शन, इट्स फंक्शनिंग डिटरमाइन द ट्रेट, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो फंक्शनिंग है वो डोमिनेंट जीन से डिसाइड होती है या नॉर्मल जीन से डिसाइड होती है। तो ये तीनों तो राइट हैं फॉर रेसेसिव जीन।
रॉन्ग क्या हो जाता है? डी। डी जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ डोमिनेंट या नॉर्मल जीन, जिसे हम वाइल्ड जीन भी कहते हैं। क्वेश्चन है मल्टीपल अलील कैन बी फाउंड। तो मल्टीपल अलीलिज्म हमने अच्छे से डिटेल में बात की है एबीओ ब्लड ग्रुप के रिलेशन में कि जब हम मल्टीपल अलील टर्म यूज करते हैं तो वो पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाता है दैट इज बी। ओके। क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, तो दिस इज राइट, ये ठीक है। बीबी होमोजाइगस प्रोड्यूस लार्ज स्टार्च ग्रेन, ये भी राइट है। बीबी सीड आर रिंकल्ड, ये भी राइट है। डी है जीन ऑफ स्टार सिंथेसिस कंट्रोल यूनिट करेक्टर, दिस इज रॉन्ग। कैपिटल बी जीन जो है प्लियोट्रॉपिक जीन है, वो स्टार्च ग्रेन साइज को भी कंट्रोल करता है और सीड शेप को भी कंट्रोल करता है। तो ये यूनिट करेक्टर को कंट्रोल करना है, यानी ये जो बी जीन है सिर्फ एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा। मेंडलिज्म जो है वो यूनिट करेक्टर की ही बात करते हैं, वो ये नहीं बोलते कि एक जीन एक से अधिक करेक्टर को कंट्रोल करेगा या एक करेक्टर को एक से अधिक जीन कंट्रोल करेंगे। प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस किसकी बात करते हैं कि एक जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल करेगा, यूनिट करेक्टर की बात करते हैं। तो स्टार्च क्या सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि स्टार्च सिंथेसिस कंट्रोल यूनिट करेक्टर, जबकि स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन है वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। तो डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है हाउ मेनी जीनोटाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट। तो अब देखो, हाँ, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट फॉर डाइहाइब्रिड RRTT, ठीक है। तो हम सीधे से यही ले लेते हैं ना कि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं 2n का और एक फॉर्मूला लिखते हैं 3n का। जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए, मोनो डाई ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे यदि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 3:1 = 3। तो हम देखते हैं एक जीनोटाइप ये मिलता है, एक जीनोटाइप ये मिलता है और एक जीनोटाइप ये मिलता है। तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला जो होता है 3n होता है। यदि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 1 हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो 3 × 3, दैट इज हमें कितने डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं? 9 टाइप की जीनोटाइप मिलते हैं। और वैसे ही फिनोटाइप और नंबर ऑफ गैमेट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो 2n। तो इसने डाई हाइब्रिड का पूछा है तो 2 डाई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो 2 × 2 दैट इज 4 टाइप के। अब ये 4 टाइप के गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? ये देखो, एक होता है RT, दूसरा होता है RT, तीसरा होता है ये कैपिटल T और चौथा होता है ये। तो और यदि यही ट्राई हाइब्रिड के लिए पूछता तो ये 3 हो जाता। तो 2 × 2 × 2 × 8 टाइप के गैमेट्स मिलते या 8 टाइप के फिनोटाइप्स मिलते, ठीक है। तो जब हम फिनोटाइप और टाइप ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला 2n। n मोनो हाइब्रिड है तो n की वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड है तो 2, ट्राई हाइब्रिड है तो 3। तो F2 में कितने फिनोटाइप मिलेंगे और F1 हाइब्रिड से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इसके लिए फॉर्मूला 2n है। हमें F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप मिलेंगे उसके लिए फॉर्मूला है 3n। मोनो हाइब्रिड है तो n की वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू 2, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड में कितने हमें जीनोटाइप मिलते हैं F2 जनरेशन में? दैट इज 3 × 3, दैट इज कितने टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं हमें? 9 टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं, ठीक है। तो F2 के फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की बात हो रही है और नंबर ऑफ गैमेट्स की बात हो रही है, तो वो F1 हाइब्रिड में से कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कराओगे इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में दैट इज सटन एंड बावेरी ने दी थी और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है? सिंपल सा है, जो मेंडल के लॉ थे उसको क्रोमोसोमल मूवमेंट के आधार पर समझा गया था कि जब मेंडल यदि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं तो क्या है? कैपिटल T का स्मॉल t से अलग अलग जाना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है।
जब मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वो चीज का पता लगाना। तो जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो 1900 में रीडिस्कवर किया गया था उसको समझाया सटन एंड बावेरी ने 1902 में क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम की मूवमेंट के बेसिस पे। तो पहला क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन, तो ये राइट है, ठीक है, कि जीन क्रोमोसोम पर ही जीन प्रेजेंट होते हैं और हमें अच्छे से मालूम है यदि ये डीएनए है तो डीएनए का इतना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक जीन है, तो ये जो है दूसरा जीन है और ये इतना तीसरा जीन है, तो एक क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं। यही डीएनए जो है सेल डिवीजन के समय किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए के साथ मिलकर के कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमोसोम इज कैरियर ऑफ जीन, राइट है। Established relationship between chromosome and Mendelism, right है। Explain basis of law of segregation lies in anaphase 1 of the meiosis, ये भी right है। तो हमारा आंसर होता है that is D। क्वेश्चन है इंड्रोसोफिला मेलानोगास्टर white and yellow gene showed how many percentage recombination while white and miniature being showed परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। तो ये हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन था। हमने देखा था कि व्हाइट और येलो जीन बहुत पास पास थे तो रिकॉम्बिनेंट जो है 1.3 बने थे, जबकि 98.7 जो है पेरेंटियल कॉम्बिनेशन थे, ये रिकॉम्बिनेंट बने थे, ठीक है। और जो कौन है दूसरा, वाइल वाइट एंड मिनिएचर, इन जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थी तो समथिंग 37 पॉइंट समथिंग जो है रिकॉम्बिनेंट बने थे। और यहाँ पर जो ये आंसर हो जाएगा 1.3 रिकॉम्बिनेंट्स इसमें मिले थे और यहाँ पर 37.2 कुछ रिकॉम्बिनेंट्स इस केस में मिले थे, क्योंकि जीन की डिस्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सिकल सेल एनीमिया जो है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में वो ट्रांसवर्शन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब ये जैसे डीएनए है ATGC, ठीक है, तो अब ये जो है चेंज हो गया, मान लो ये किसी TA से चेंज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड, जब एक न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है चेंज हो जाता है देन इट इज नोन एज, डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड पेयर चेंज हो जाता है देन इट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं प्यूरिन की शिफ्टिंग प्यूरिन से होती है या पायरिमिडीन की शिफ्टिंग पायरिमिडीन से होती है देन इट इज नोन एज ट्रांजिशन म्यूटेशन। और यदि प्यूरिन की शिफ्टिंग पायरिमिडीन से होती है या वाइस वर्सा देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्शन। प्यूरिन के प्यूरिन से या पायरिमिडीन की पायरिमिडीन से ट्रांजिशन, प्यूरिन की पायरिमिडीन से देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्शन। अब हम देखते हैं इसमें GAG चेंज होता है GUG से। तो एडिनिन प्यूरिन है और यूरेसिल जो है क्या है, पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन की शिफ्टिंग किससे कर रहे हैं हम, पायरिमिडीन से कर रहे हैं। यानी जो सिकल सेल एनीमिया है, जो ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है, जो क्रोमोसोम 11 की शॉर्ट आर्म दैट इज P आर्म पर होता है, ये ट्रांसवर्शन, पॉइंट म्यूटेशन एज वेल एज ट्रांसवर्शन एंड मिसेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो गया A। क्वेश्चन है रेडिएशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो अल्ट्रावायलेट जो होती है वो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मायोटोनिक डिसऑर्डर इज, तो मायोटोनिक डिसऑर्डर जो होता है दैट इज, ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हम अभी तक हमने कई सारे डिसऑर्डर देख ली। यदि हम स्टार्ट करें तो 3 जो है, 3 क्रोमोसोम नंबर 3 से एल्केप्टोन्यूरिया है, AKU भी जिसे बोला जाता है, एल्केप्टोन्यूरिया, जिसमें होमोजेंटिसिक टॉक्सिडेज का बनना नहीं होता, जिसके कारण होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। और जब ये यूरिन से एक्सक्रीट होता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ये होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन की ब्लैकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कार्टिलेज की ब्लैकनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद हम क्रोमोसोम नंबर 4 का पढ़ते हैं, हंटिंगटन डिजीज, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। इसके अलावा 19 मायोटोनिक डिसऑर्डर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। तो दैट इज, ये क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर से हो गया। तो 4 और 19, 4 हंटिंगटन डिजीज जिसमें प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजनरेशन देखते हैं, और 19 मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो गई। 2 ही हम पढ़ रहे हैं।
देन इसके बाद क्रोमोसोम नंबर 7 से एसोसिएटेड देखते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR का फॉर्मेशन नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। CFTR क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। ये क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्लोराइड आयन को भेजता है। यदि CFTR प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होंगे तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ये हो गया CFTR वाला जो है, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 11 से हमने देखा है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में तो हमने बहुत पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन, मिसेंस म्यूटेशन, ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। क्रोमोसोम नंबर 11 की P आर्म से एसोसिएटेड है। इसके अलावा 11 क्रोमोसोम से हम अल्फा थैलेसीमिया भी देखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, ये देखो एक के साथ सिर्फ इतना डैश लगा होगा तो वो अल्फा थैलेसीमिया है। अल्फा थैलेसीमिया में हम देखते हैं HbA और HbA2, ये दो जीन्स हैं, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम नहीं, सॉरी, ये क्रोमोसोम नंबर 16 से है। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 से है, ठीक है। तो देखो फादर मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मदर के पास ये दो जीन्स हैं, फादर के पास ये जो दो जीन्स हैं, दैट इज टोटल 4 जीन्स होते हैं। यदि इन चारों जीन में से एक में भी म्यूटेशन हो गया या एक से अधिक जीन में म्यूटेशन हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अल्फा थैलेसीमिया होगा। दैट इज अल्फा चेन जो है कम सिंथेसाइज होगी। जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो नंबर ऑफ चेन जो है वो कम बनते हैं, ठीक है। देखो सिकल सेल एनीमिया और वर्सेस थैलेसीमिया की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया हो रहा है और थैलेसीमिया में भी एनीमिया हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में RBC का शेप चेंज हो रहा है, जबकि थैलेसीमिया A में क्या होता है, अल्फा चेन कम बनती है और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा चेन कम बनती है। अल्फा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, 16 नंबर के। इसमें दो जीन इन्वॉल्व हैं, HbA1 एंड HbA2, ठीक है। मदर के पास ये दो जीन होंगे, फादर के पास दो जीन होंगे, ठीक है। मदर का जैसे क्रोमोसोम नंबर 16 है तो यहाँ पर ये HbA1 और यहाँ पर HbA2। वैसे फादर का होगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो एक सेट मदर का एक सेट फादर का है, तो 4 जीन में से एक जीन में भी म्यूटेशन हो जाता है तो 16वें क्रोमोसोम में, तो वो अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन कम बनेगी, राइट। बीटा के केस में क्या होता है, बीटा जो है, बीटा ये टोपी पहना हुआ जो A लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री शीट में वो बीटा थैलेसीमिया है, इसमें बीटा चेन कम बनती है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखो, ये सिर्फ एक जीन से एसोसिएटेड है, HbB से एसोसिएटेड है, और यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया में दो जीन है। सप्लीमेंट्री शीट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, चाहे वो कार्ल वॉन बेयर, जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तब वो कार्ल वॉन बेयर की बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक एविडेंस जो इवोल्यूशन के लिए उन्होंने प्रोवाइड किए थे उसके रिलेशन में भी सप्लीमेंट्री शीट में है। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस ये है कि दोनों ही एनीमिया में रिजल्टेंट होते हैं, सिम्टम एनीमिया हो जाता है, लेकिन हम जब थैलेसीमिया की बात करते हैं तो वो क्वांटिटी की बात करता है, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन कम बन रही हैं थैलेसीमिया में, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव यानी शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है। वहां नंबर तो क्वांटिटी हो गया, शेप यानी क्वालिटी में चेंज हो रहा है, ओके। तो ये हो गया, तो कितना देख लिया हमने, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 7 देख लिया, 11 देख लिया, 16 देख लिया, 19 देख लिया, 13 हमने पटाऊ देखा, 18 हमने एडवर्ड सिंड्रोम देखा। इसके अलावा हमने टर्नर सिंड्रोम देखा, इसके अलावा हमने क्लीनफेल्टर सिंड्रोम देखा, इसके अलावा हमने दैट इज डाउन सिंड्रोम देखा। तो सबके ओके इतने सारे देख लिया। तो अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया था, मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 19 से एसोसिएटेड है। फिर सिकल सेल्ड पर्सन दैट शो फिनोटिपिक डिजीज आर, जिनमें डिजीज का एक्सप्रेशन होता है तो वो क्या होते हैं, क्योंकि हमने सिकल सेल एनीमिया को पढ़ा है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो यहाँ पर जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा वो होमोजाइगस स्टेट में हो जाएगा क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो दैट इज आंसर हो जाएगा HbS के लिए होमोजाइगस होना,
क्वेश्चन है दिस स्टेज इज अफेक्टेड इन पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में सब कुछ बराबर होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे 2n = 46 और एस फेज में ये 92 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। लेकिन और पूरा सेल डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, जिसके कारण पॉलीप्लॉइडी होती है। तो यूप्लॉइडी का रीजन जो होता है, यूप्लॉइडी का रीजन साइटोकाइनेसिस का ना होना है, तो यहाँ वही उसी यूप्लॉइडी में हम पॉलीप्लॉइडी पढ़ते हैं, दैट इज 2 डिप्लॉइड से अधिक सेट प्रेजेंट है, 3n 4n 5n, देन इट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। एंड इसका कारण जो है कैरियोकाइनेसिस का तो होना बट साइटोकाइनेसिस का नहीं होना। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा लंबा हुआ है ये डेफिनेटली, बट एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से करना है। यदि कहीं भी कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, इन दैट केस खुद से क्लियर करो, और नहीं हो पा रही है तो जस्ट उसको सेंड करो। ओके, तो अच्छे से इसको कर लीजिए। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस के एमपीक्यूज में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।